दुनिया भर की राजनीति में ना एक बहुत ही दिलचस्प और शायद एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। और इसकी कहानी शुरू होती है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। ये एक ऐसे मोड़ की कहानी है जो शायद दुनिया भर में डेमोक्रेसी का भविष्य बदल दे। तो चलिए चलते हैं 27 मार्च 2026 को। जगह है काठमांडू का शीतल निवास। यहाँ जो हो रहा था वो बस एक मामूली शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक क्रांति का नतीजा था। दरअसल उस दिन शीतल निवास में लाखों युवाओं का एक सपना सच हो रहा था। एक ऐसा सपना जिसके लिए सिर्फ 1 साल पहले ही पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया था और कई नौजवानों ने तो अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। और इस पूरी क्रांति का चेहरा थे 35 साल के बालेन शाह, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सोचिए, दशकों में पहली बार नेपाल की कमान किसी ऐसे इंसान के हाथ में थी जो पुराने जमे जमाए पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल बाहर का था। तो आखिर ये बालेन शाह हैं कौन? देखिए, वो एक रैपर हैं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और काठमांडू के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। और अब वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक रैपर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा कैसे? अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है 1 साल पहले से, जब नेपाल के युवा वहां के सड़े गले पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक सोशल मीडिया बैन के विरोध में। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ एक पूरे देश का आंदोलन बन गया। जब सरकार ने इसे दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और 18 प्रदर्शनकारी मारे गए, तो लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को बुलाना पड़ा, लेकिन सेना ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। और इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरी उथल-पुथल के बाद जब देश में आम चुनाव हुए, तो जनता ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 182, ये पूरी कहानी कह देता है। बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीत लीं। सोचिए, 1959 के बाद से नेपाल में किसी भी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। ये कोई लहर नहीं थी, ये एक राजनीतिक सुनामी थी। और ये बदलाव सिर्फ पार्टी में नहीं था, ये संसद की पूरी शक्ल में दिख रहा था। अब 30% से ज्यादा सदस्य 30 साल से कम उम्र के हैं और ये दक्षिण एशिया का सबसे युवा कैबिनेट है। इस नए कैबिनेट में ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किए हुए अर्थशास्त्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले को वित्त मंत्री बनाया गया है। और गृह मंत्री कौन है? सुदन गुरुंग, एक पूर्व डीजे जो 2025 के प्रदर्शनों में सीधे तौर पर शामिल थे। सत्ता में आते ही इस नई सरकार ने सबसे पहले उन पुरानी आदतों और रिवाजों पर चोट की जिनसे जनता सालों से परेशान थी। सबसे पहला निशाना लगा वीआईपी कल्चर पर। पहले जहां मंत्रियों के 50-50 गाड़ियों के काफिले के लिए सड़कें घंटों तक बंद रहती थीं, अब वो सब बंद कर दिया गया। कोई रोड क्लोजर नहीं, कोई सायरन नहीं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों से सभी नेताओं की तस्वीरें हटा दी गईं। और एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि अब से सभी सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। इसके पीछे सोच ये थी कि जब बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो उन स्कूलों की हालत अपने आप सुधरेगी। लेकिन पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह से नाता तोड़ने के लिए एक और भी ज्यादा बड़ा और नाटकीय कदम उठाना बाकी था। बालेन शाह के शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद 28 मार्च की सुबह 5 बजे पुलिस की गाड़ियां एक खास मिशन पर निकलीं। उनका मिशन था पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करना। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा था। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, वादा होता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब जवाबदेही का नया दौर शुरू हो चुका है। 1990 के बाद से हर बड़े नेता की संपत्ति की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई। भ्रष्टाचार की सारी पुरानी फाइलें फिर से खोल दी गईं और पारदर्शिता के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ताकि आम जनता खुद हर मंत्रालय के काम पर नजर रख सके। साथ ही प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवारों से जो न्याय का वादा किया गया था, उसे भी पूरा किया गया। लेकिन देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ना ही काफी नहीं था।
नई सरकार के सामने देश की सबसे बड़ी और सबसे गहरी समस्या को हल करने का एक पहाड़ जैसा काम था। नेपाल के सामने सबसे बड़ा संकट है ब्रेन ड्रेन। एक चौंकाने वाला अनुमान है कि हर रोज करीब 10,700 नेपाली काम की तलाश में अपना देश छोड़ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि विदेश से जो पैसा भेजा जाता है वो नेपाल की जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा है। तो इस निर्भरता को खत्म करने के लिए नई सरकार ने देश की जीडीपी को $42 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनका प्लान 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, नेपाल को एक बड़ा आईटी हब बनाना और करीब 5 लाख नई नौकरियां पैदा करना। दूसरा, देश की हाइड्रो पावर क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा, दुनिया भर में फैले हुए कुशल नेपाली लोगों को वापस लौटने और देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो अब सिर्फ एक देश की कहानी नहीं रह गई है। ये दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए एक बहुत जरूरी संदेश हो सकता है। तो असली सवाल अब ये उठता है कि क्या नेपाल का ये युवा नेतृत्व वाला भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बाकी लोकतंत्रों के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? खैर, नेपाल ने एक नई उम्मीद तो जगाई है, लेकिन अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये उम्मीद हकीकत में कितनी दूर तक जाती है।